हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने प्लानिंग फंक्शन को समझा था और जाना था कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का। 10 पॉइंट का आंसर था और मजेदार तरीके से शॉर्ट कोड के साथ हमने प्लानिंग के फंक्शन पढ़े। आज दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले फंक्शन को। मैनेजमेंट का अगला फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग का महत्व क्या है और किस तरह से हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को बखूबी निभाना चाहिए, वो आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर 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 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ आपको ढेर सारे वीडियोस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई आप वहां से भी जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और वहां भी आपको ढेर सारे नोट्स मिल जाएंगे। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुपरस्टार बैच का। ये सुपरस्टार बैच है एब्सोल्युटली फ्री फॉर क्लास 12 करंट ईयर कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स, तो जरूर इसका भी फायदा उठाइए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो याद रखिए मैनेजमेंट की ये जो प्रिंसिपल हैं, यस मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से फंक्शंस की ओर हम बढ़े। चैप्टर नंबर 1 था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और अब हम फंक्शंस यानी ये मैनेजमेंट के कार्य जो होते हैं ना वो हम समझ रहे हैं। यस व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। हमने पिछले वीडियो में भी यही जाना था कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजर का काम है, मैनेजर जो करता है उसी कार्य को फंक्शंस के रूप में हम समझ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। पॉस-डी-कॉब, जी हाँ पॉस-डी-कॉब के माध्यम से हमने अलग अलग फंक्शंस को जाना। अभी तक आप लोगों ने देखा है दोस्तों, हमने लुथर गुलिक के इस पॉस-डी-कॉब को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। P stands for planning, O for organizing, S for staffing, D से डायरेक्टिंग और को यानी कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा रिपोर्टिंग और बजटिंग को अब समराइज करके बना दिया गया है कंट्रोलिंग। तो इस प्रकार से 6 अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे समक्ष और इन्हीं फंक्शंस को हम एक एक करके हर वीडियो में क्लियर आउट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं बड़े आसान शब्दों में। आज का हमारा लक्ष्य है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। क्या है एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों जब बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की तो याद रखिए जब प्लानिंग होती है टॉप लेवल पर तो ये प्लानिंग में हम गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो अगला पड़ाव है यहाँ पर प्लान के मुताबिक चलने के लिए जो भी आवश्यक रिसोर्सेस होंगे उन्हें इकट्ठा किया जाता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट ग्रुपिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड जॉटिंग आउट ऑल द रिसोर्सेस, सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करना जो भी प्लान के हिसाब से हमारे लिए आवश्यक है। तो यही है ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम सिंप्लीफाई करते हुए इसे समझने की कोशिश करें तो यहां पर बहुत ही सिंपल शब्दों में ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर। बड़े ही सिंपल शब्दों में क्या करना है, पहचानना है कि हमें क्या क्या चाहिए, जानना है कि हमें क्या क्या चाहिए प्लान के हिसाब से, और फिर ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर, सारे रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हुए फिर वो सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करने हैं। ये रिसोर्सेस कौन से हैं? तो यार मैन है, मनी है, मटेरियल है, मशीन है और मेथड है। जी हाँ बड़े ही सिंपल है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5M, कितने हैं? 5M है दोस्तों। मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड। मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड। मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, यानी जो भी आवश्यक रिसोर्सेस हैं अपने काम को पूरा करने के लिए उन सभी रिसोर्सेस को आपको इकट्ठा करना है। इसी प्रक्रिया को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग में यही होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। बस लक्ष्य तय करना काम नहीं होता, मैनेजर को लक्ष्य तय करने के बाद उसे हासिल भी करना है और उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो इकट्ठा करना होता है। दूसरा फंक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, और इसीलिए यहां पर बताया गया है दैट व्हेयरएज द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मींस टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड। जो प्लान किया गया है उसे कैसे अचीव करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, वेज क्या होंगे और मींस क्या होंगे, किस चीज से हमें वो हासिल करने में आसानी होगी, ये सारी बातें हम यहां पर समझते हैं। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर
execution of the plans which have been prepared by top level management people। यानी जो प्लानिंग के अंदर तय हुआ है वो पूरा करने के लिए, उसे साकार करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता पड़ती है। और वही यहाँ पर सिंपल भाषा में कहा गया है, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा दोस्तों, याद क्या रखेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर such as 5M, such as 5M, such as 5M, जहां पर समावेश होता है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड का। ये सारी रिसोर्सेज इकट्ठा होती हैं तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि बारीकी से ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं उसमें क्या खास है। तो यहाँ पर सबसे पहला डेफिनेशन जो आता है वो है मूनी एंड रेली का डेफिनेशन। मूनी एंड रेली का जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग का एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह जब सभी व्यक्तित्व अलग अलग जो लोग हैं वो काम करते हैं किसी कॉमन मकसद के लिए तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा जो डेफिनेशन निकल कर क्या आता है वो है कून्स और ओडॉनल का। ये बढ़िया सा डेफिनेशन और इसमें एक खास बात जो आपको याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्या याद रखोगे, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। मैंने जैसे कहा शुरुआत में, प्लानिंग में प्लान बनता है, क्या अचीव करना है वो डिसाइड होता है, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं ताकि प्लान को अचीव कर पाए। तो याद रखिए, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स, अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स, अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स। बड़े ही आसान शब्दों में, जी हाँ, द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड The provision of authority, delegation and coordination। मतलब ये जो आखिरी लाइन है इसमें बता रहा है कि हम काम का बंटवारा भी करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग में ही और रिसोर्सेज को यूज प्रॉपरली करने वाले हैं। यही दो डेफिनेशंस में कहा गया। एक और डेफिनेशन हमें मजेदार से यहाँ पर दिया गया है, मूनी, रेली और हेरोल्ड कून्स और ओडॉनल के डेफिनेशन के बाद यहाँ जो तीसरा डेफिनेशन आता है, दिस इज द थियो हेमन्स डेफिनेशन। और एक तीसरे डेफिनेशन में कहा गया है Organizing is the process of defining and grouping the activities। फिर एक बार यही शब्द है, देखिए, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप करना और अच्छे से उसे पूरा करना ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। यानी यार कौन क्या काम करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, किसका क्या रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब ऑर्गेनाइजिंग इस प्रक्रिया के अंदर मैनेजमेंट को अच्छे से करना होता है। मैनेजमेंट के लिए ये जो स्टेप है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टॉप लेवल वाले तो हैं वो प्लान बना करके निकल लेंगे, प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजें, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करें और फिर आगे काम को बढ़ाएं और इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग का अच्छे से करें। यस, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, द मैनेजर डिफाइंस, डिपार्टमेंटलाइजेस एंड असाइंस एक्टिविटीज सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। यानी यार जो प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग काम करना ही होता है ऑर्गेनाइजिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों ही डेफिनेशन आप समझ पाए होंगे। तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद करना है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से आंसर को बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए आपको एक छोटा सा इंट्रो लिखना है, डेफिनेशन लिखना है और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ लेना है और लिखना है अच्छे से। 10 पॉइंट का आंसर है, हालांकि 10 पॉइंट पूरे आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखने होते, 6-7 पॉइंट्स के लिए ही ये आंसर पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एडवाइस होती है कि 10 पॉइंट पूरे लिखने का, अच्छे से पढ़ के लिखने का, और अपना शॉर्ट कोड जो है वो जबरदस्त है, आपको याद रखने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए एकदम आसानी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की चलिए करते हैं शुरुआत। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आंसर का नाम ABCDEFGHI, ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, आंसर का नाम ABCDEFGHI, ऑर्गेनाइजिंग। बहुत ही सिंपल शब्दों में ABCDEFGHI, आसान सा शॉर्ट कोड दिमाग में फिट करने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और हर पॉइंट को बारीकी से समझने के लिए ABCDEFGHI,
ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, बी से ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिफाइज एंड क्रिएट्स, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, डी से डिफाइंस जॉब प्रॉपरली, ई से एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, एफ से दोस्तों फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन, इसके अलावा जी से आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, एच से हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, घिसा पिटा पॉइंट है, हर बार आने वाला है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, और आखिर में इनोवेशन। तो इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऑर्गेनाइजिंग याद रख सकते हैं आप, आसानी से लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और आंसर का नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऑर्गेनाइजिंग। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है ए से एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो काम का जो रूटीन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो याद रखिए ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है, अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रूटीन कामकाज बड़े ही अच्छे और आसान तरीके से कर सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का तगड़ा होना बहुत जरूरी है, ताकि ऑफिस वर्क अच्छे से हो, डिपार्टमेंट का काम अच्छे से हो, हर किसी को पता हो उसका काम एग्जैक्टली क्या है, यानी right person at right job with right authorities and responsibilities। ये right का कॉम्बिनेशन ही ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है राइट, और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और सफलता में इजाफा होता है। चलिए आसान सा पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों। दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, यानी दोस्तों सारी चीजें एकदम क्लियरली बता दी जाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग के जरिए सही पर्सन को सही जॉब दिया जाता है। द अटमोस्ट केयर इज टेकन व्हाइल प्लेस, यहां से मार्क कर लीजिएगा, राइट पर्सन इन राइट जॉब विद राइट अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी, यही है ऑर्गेनाइजेशन का काम। इट इज अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क and delegation of authorities, this all leads to effective administration। यानी दोस्तों काम फिट हो जाता है, मामला हिट हो जाता है, और ऐसे शॉर्टकट से आंसर सुपर हिट हो जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऑर्गेनाइजिंग। या दोस्तों ए से एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर। ए बी से आता है यहाँ बी फॉर ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। क्या ब्रिंग बोले तो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, बी बोले तो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। याद रखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पर मैनेजर क्या करता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्या करता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो जब वो ग्रुप करता है एक्टिविटीज को, बेस्ट लोगों को लाता है, डिवीजन ऑफ वर्क करता है, राइट पर्सन को राइट जॉब देता है। यानी अकाउंट्स वाला है तो उसको अकाउंट्स के काम में लगाया, उसको गोडाउन में नहीं बिठाया। गोडाउन में बैठने वाले की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है। कहीं ना कहीं दोस्तों हर किसी को अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से काम दिया जाता है, और इसी से स्पेशलाइजेशन आता है। वो आदमी, वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉय बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है और निखर करके आता है, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में चांद लगा देता है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। दिस डिवीजन ऑफ वर्क helps in bringing specialization। क्या बोलते हैं भाई? helps in bringing specialization in various activities। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा काम है। अगर आप ऐसे बंटवारा करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, तो ही स्पेशलाइजेशन आएगा, और स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान से दोनों ही पॉइंट्स आपको समझ गए होंगे। दोनों पॉइंट्स का हार्ट एंड सोल में डिवीजन ऑफ वर्क छुपा हुआ है, और डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है। यहां से दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग अगर हम करेंगे अच्छे से, तो हम बंटवारा काम का अच्छे से कर पाएंगे, और राइट पर्सन को राइट जॉब पे शामिल कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई में से ए बी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे और अगले कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। आगे जब मैं बढ़ता हूं तो जो अगले पॉइंट निकल करके आते हैं वो है सी से, और सी से दो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता होता है किसका क्या अथॉरिटी है, मतलब कोई किसी को आके कोई बड़बड़ नहीं करके चला जाए,
पता होगा कि भाई हमारा सुपीरियर ये, हम इसी को रिपोर्टिंग करेंगे, हम उसको नहीं रिपोर्ट करेंगे जो आके बुला के जा रहा है, सिर्फ बढ़ करके जा रहा है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर होती है। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था दोस्तों, दे गो हैंड इन हैंड, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। आप किसी को अगर कोई कार्य करने की अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसे जिम्मेदार भी ठहराना बहुत जरूरी है। उस काम को करने के लिए उसका जिम्मेदार होना भी जरूरी है। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग डज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर defines the role to every manager. हर मैनेजर का रोल क्लियर होता है। This can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to exercise those powers. मतलब कैसे वो अपना काम करेगा वो भी क्लियरली बता दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है, so that misuse of powers does not take place. Well-defined jobs and responsibilities helps in bringing efficiency. हर जगह पे देखो helps in bringing efficiency का मतलब ये होता है दोस्तों कि भाई अच्छे से काम करने के लिए ही तो ये सारे फंक्शंस निभाए जा रहे हैं। तो इससे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, क्या याद रखिए, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा एक और पॉइंट, क्या सी से क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। सी से क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम आसान पॉइंट है दोस्तों। ए से एडमिनिस्ट्रेशन था, बी से ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, अभी सी से हमने पढ़ लिया क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा सी से क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी होती है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को डर लगा रहता है कि साला मुझे निकाल ना दें, कहीं मुझे यार ये लोग कमती ना कर दें, मेरे काम के हिसाब से ये लोग मुझे पगार दे भी रहे हैं लेकिन यार पता नहीं कब ये लोग मेरे को टर्मिनेट कर दें। जॉब सिक्योरिटी जब नहीं होती तो वो काम ठीक से नहीं करता, और काम जब ठीक से नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन पे ही इसका असर पड़ता है। दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजिंग जो है ना, ये एक मैनेजर को बेहद अच्छे से करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशंस, कौन सुपरवाइजर है, कौन फोरमैन है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, हर एक का अपना रोल क्लियर होता है दोस्तों। इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी। हर एक को पता होता है उसका काम क्या है, उसका एक दिन में कितना काम करना है, उसको कितना काम अच्छे से पूरा करके देना है। ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, ये लाइन मार्क कर लीजिए, एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंग। कोई उसका काम कर रहा है, कोई फलाने को मदद कर रहा है, कोई ढिंके के साथ बैठा है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में डांडिया थोड़ी खेलना है। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को अपना काम पता होना चाहिए, इसी को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कहते हैं दोस्तों। क्लैरिटी इन जॉब्स एंड पावर्स हेल्प्स इन, क्या हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड इट क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज। इसी से सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो आसानी से आप चढ़ पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में सफलता हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही सी आपको समझ गए होंगे। ए, बी और सी यहां पर हमने कंप्लीट किया है। ए से एडमिनिस्ट्रेशन, बी से ब्रिंग स्पेशलाइजेशन और सी से दो पॉइंट्स क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है डी से डिफाइंस जॉब प्रॉपर्ली। और ये देखिए सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको सिमिलर साउंड जरूर कर रहे होंगे, लेकिन बारीकी से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यार हर चीज की क्लैरिटी इन फंक्शंस के जरिए मिलती है। ऑर्गेनाइजिंग ये ऐसा फंक्शन है मैनेजर का जो यार जॉब क्लैरिटी दे देता है। एकदम पता चल जाता है कि यार जॉब में एक्चुअली में करना क्या है और आपका कार्य कितना महत्वपूर्ण है, वो एम्प्लॉय को समझाने का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर helps in putting right men on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skill and experience. क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। मतलब चुनो तो ऐसा चुनो कि यार चुना जबरदस्त है। याद रखिए दोस्तों, कंपनी का काम हिट, मामला हिट, सुपर हिट तभी होगा जब काम करने वाले एम्प्लॉय जबरदस्त होंगे। और ये चुनाव आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं, आप रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, प्लान बनाने वाले हैं तो प्लान बना दिया, अब वो प्लान को एग्जीक्यूट आपको करना है तो वैसे लोग आपको लगेंगे। तो आपको जो लोग चाहिए प्लान के अकॉर्डिंग वैसे लोग चुनिए, सिलेक्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड देयर एक्सपीरियंस कि यार ये प्लान ये लोग एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे या नहीं। इसी को कहते हैं डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली व्हिच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब हम सिलेक्ट अच्छे लोगों को करते हैं, राइट पर्सन
at the right job। तो आसान सा पॉइंट है, डी से डिफाइंस जॉब प्रॉपरली। आगे बढ़े तो ई से आता है एस्टैब्लिशेस, ई से एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। ये भी घिसा पिटा पॉइंट है दोस्तों, हम ऑलरेडी ऐसा सेम टू सेम पॉइंट प्लानिंग में पढ़ चुके हैं। वहां था फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन और यहाँ है एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। जब ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन निभाया जाता है तो मैनेजर जो है वो तालमेल भी बनाना चाहता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच। जी हाँ, फिर वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, या कंपनी में अलग अलग एचआर डिपार्टमेंट होते हैं दुनिया भर के, तो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल होना भी जरूरी है। जब तालमेल होगा तभी तो सक्सेसफुली काम हो पाएगा। दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन ऑल अबाउट। दिस फंक्शन helps in establishing coordination among different departments। जो बात बोली वही यहां पर लिखी हुई है, क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल, इनके बीच कोऑर्डिनेशन, यही है सफलता की कुंजी। याद रखिए, इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग पोजीशंस एंड इंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन। क्या म्यूचुअल कोऑपरेशन, क्या म्यूचुअल कोऑपरेशन। समाधानी भी होंगे आप, इसी से आप एकदम अच्छे से और बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे। याद रखिए, कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। यानी सारे एक्टिविटीज अगर अच्छे से करने हैं तो तालमेल होना जरूरी है। परचेज वाले को पता ही नहीं सेल्स वाले ने कितना सामान बेच दिया, और खरीद लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ना कहीं सेल्स हो गया है या नहीं, ये परचेज वाले को भी पता होना चाहिए, ताकि वो टाइम टू टाइम टाइमली परचेजेस करता रहे। इस प्रकार अगर तालमेल होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज अच्छे से चल पाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों और दो पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। यहाँ पर डी से डिफाइंस जॉब और ई से एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, ई से एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऑर्गेनाइजिंग। यहां पर दोस्तों अगला पॉइंट है, एफ से फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। हमने ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले ही पॉइंट में देखा, यहां पर बता रहा है कि यार एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छे से करता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी अच्छे से होती है, यानी एग्जीक्यूशन करने में भी यही मैनेजिंग का फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग नाम का मदद करता है बेहद। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, बड़े ही सिंपल से शब्दों में कहा गया है, इट इज द प्रोसेस which leads to identify and group the activities। शुरुआत में ही पढ़ा हमने, grouping and assigning the activities is the task of administration, whereas processing करना और काम अच्छे से आगे बढ़ाना इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी। यार मैंने किसी को काम दे दिया कि भाई तुझे ना अटेंडेंस लेना है क्लास का, अब वो अटेंडेंस ले भी रहा है या नहीं, रजिस्टर में टिक मार्क कर भी रहा है या नहीं, ये काम है ऑपरेशनल एक्टिविटी। जी हाँ, thus organizing facilitates administration as well as operation of the organization due to proper grouping of the task and employees। There is increase in production and reduction in wastage। तो आसानी से वेस्टेज को कम किया जा सकता है और बेहतर तालमेल के साथ जबरदस्त कामकाज हो सकता है। इसी को कहते हैं फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, यानी दोनों ही चीजों में मदद करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऑपरेशन में भी। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूं एक और पॉइंट यहां पर आप समझ गए होंगे इजीली। दोस्तों इन्हीं प्रकार के अलग अलग पॉइंट्स हैं और ओन वर्ड्स में आप आसानी से आंसर्स को फ्रेम कीजिए, और ये जो आंसर है ये हमारे शॉर्ट कोड के साथ जबरदस्त बन जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऑर्गेनाइजिंग। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, यहाँ जी से आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन का ये सपना होता है कि वो ग्रो करे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, इंक्रीज हो, उसके ब्रांचेस अलग अलग जगहों में फ्रेंचाइज खुले, एक्सपेंशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आज हम बैग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कल हम लोग यार शूज मैन्युफैक्चरिंग भी करें, हम अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन कर पाए, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। एक सिंगल चेन से दूसरे चेन पर भी हम पहुंच पाए, ये जो अलग अलग चीजें हैं ना, ये पॉसिबल है अच्छे ऑर्गेनाइजिंग से ही। अगर मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस अच्छे से निभाए जाएं तभी तो आप ग्रो कर पाएंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ा पाएंगे, मुनाफा बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, ब्रांचेस बढ़ेंगी और इसी से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और अलग अलग टाइप के बिजनेस कर पाएंगे। टाटा को देखिए, बिरला को देखिए, अंबानी को देखिए, दोस्तों देश की धरोहर है ये, और ये
डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ से ही तो आगे बढ़े हैं। इसका मतलब यही है कि इन्होंने सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को अच्छी तरह से निभाया है, तभी जाकर ये इतना ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन कर पाए हैं। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट दोस्तों, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। ग्रोथ तभी होगा जब फंक्शनिंग एफिशिएंट है, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स brings efficiency at work। यानी अगर आप सारे कामों को अच्छे से करेंगे, राइट पर्सन एट राइट जॉब, परफेक्ट अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डेलीगेशन प्रॉपर किया गया है, सारी चीजें परफेक्टली हो रही हैं, तो ग्रोथ और एक्सपांशन, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन कोई नहीं रोक सकता। बस यही इस पॉइंट समझाना चाहता है कि भाई अपना जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, इट इज हेल्पफुल for growth and diversification. This is possible only when the organization structure is well defined। तो यहाँ पर A B C D E F G का ग्रोथ हमने कंप्लीट कर लिया। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये घिसा पिटा पॉइंट है, ये आपको बाय हार्ट कर लेना है। ये हर फंक्शन में आने वाला है। क्या? हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यार मैनेजर का काम ही है कि रिसोर्स को वेस्ट होने ना दे, वो रिड्यूस करे वेस्टेज को और एफिशिएंटली सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करे। यानी कोई मशीन अगर 100 किलो का प्रोडक्शन कर रही है तो उसमें से 100 किलो प्रोडक्शन होना चाहिए, ये देखना मैनेजमेंट के फंक्शन का काम है। अगर उसमें से 70 किलो, 60 किलो, 50 किलो ही प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब उसमें वेस्टेज बहुत हो रहा है। कहीं ना कहीं इस वेस्टेज को रोकना है, रिड्यूस करना है और एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए मैक्सिमाइज करना है अपने प्रोडक्शन को। यही मकसद है और यही मतलब है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस का। जे तुमच्याकडे उपलब्ध आहे त्याला चांगल्याने वापरा आणि त्यालाच म्हणतात ऑप्टिमम यूटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस। दिस फंक्शन provides different jobs to different employees according to the job specification। due to this स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल। इससे स्पेशलिटी आती है और जो आदमी स्पेशली अपने ही डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर रहा है, प्रॉपर्ली स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है, फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम जानता है, वो अच्छे से वो काम कर रहा है, तो वो स्पेशलाइज्ड है और इसलिए वो वेस्टेज नहीं होने देगा। अगर कोई ऐसा गहरा नत्थु बहरा अकाउंट्स का काम करने लग गया जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है उसकी, तो वहां पर रिसोर्सेज के वेस्ट होने का चांस ज्यादा है। यस, याद रखिए, दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेज at its optimum level so that desired results are achieved within defined period। यानी desired period यानी सही समय पर अगर आप सही लोगों को सही जगह पर रखें तो फिर आसानी से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होता रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। A B C D E F G H I ऑर्गेनाइजिंग। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर और ये है जबरदस्त सा पॉइंट, आई से इनोवेशन। आई से इनोवेशन, जी हाँ, नए आइडियाज को तो यार आपको तवज्जो देना ही चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, ये बहुत जरूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाने में। और मैनेजर का काम है कि यार वो फंक्शन अपने इस तरह से निभाए कि इनोवेटिव आइडियाज को भी महत्व दिया जाए, उनका भी स्कोप बढ़े। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स the roles and activities to be performed। सबको पता होता है क्या करना है और इसीलिए एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकता है। एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग द न्यू आइडियाज। अपने आइडियाज से अपना दिमाग लगा के क्रिएटिवली यहां पर काम किया जा सकता है। दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज। यानी जो भी मैनेजर होगा वो अलग अलग काबिलियत को पहचान पाएगा, स्किल्स को पहचान पाएगा, आइडियाज को जनरेट करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। और यही खासियत है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की कि ये आपको बहुत ज्यादा इनोवेशन का स्कोप देता है। द स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ वर्क is possible only through a set of organizational structure। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिखरा है तो ये सारी चीजें सिर्फ बोल बच्चन रह जाएंगी। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो और सभी फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं जबरदस्त तरीके से निभाए जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ सारे ही पॉइंट्स आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। हमने आज पढ़ लिया है एक जबरदस्त आंसर। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और आंसर का नाम A B C D E F G H I ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, A B C D E F G H I ऑर्गेनाइजिंग। यहां पर A से एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन B से, C से 2 पॉइंट्स, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, C से क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, D से डिफाइंस जॉब प्रॉपर्ली और E से एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन।
F से facilitates administration and operational activities और G से growth and diversification। आखिर में घिसा पिटा पॉइंट optimum use of resources helps in optimum use of resources और आखिर में इनोवेशन। तो उम्मीद करता हूं ये सभी के सभी 10 पॉइंट्स आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ओन वर्ड्स में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।